वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस, जहां कॉन्सेप्ट्स बिकम क्लियर एंड लर्निंग बिकम्स पावरफुल। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री का एक बहुत ही स्पेशल चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ये सिर्फ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये उस स्टेट की कहानी है जिसमें हम रहते हैं। ये एक चैप्टर नहीं, ये एक ड्रीम की, एक सपने की कहानी है। एक ऐसा सपना जिसे लाखों मराठी स्पीकिंग लोगों ने देखा था, अपनी भाषा और अपने कल्चर पर बेस्ड एक अलग स्टेट का सपना। तो चलिए शुरू करते हैं इस लंबे संघर्ष की, बहुत सारे बलिदान की और आखिर में उस सपने के पूरा होने की ये इनक्रेडिबल स्टोरी। तो बच्चों, इस पूरी हिस्टोरिक जर्नी को आसानी से समझने के लिए हम इसे इन 6 हिस्सों में यानी 6 की स्टेजेस में ब्रेक डाउन करेंगे। हम शुरू करेंगे उस सपने से कि ये आइडिया आया कहाँ से। फिर हम देखेंगे कि शुरुआत में इस सपने को कैसे सेटबैक्स मिले। उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे ये डिमांड मीटिंग रूम से निकलकर सड़कों पर एक पावरफुल जन आंदोलन बन गई। फिर आएगा वो दौर जिसमें बहुत कुर्बानियां दी गईं। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे कलम और आवाज़ ने इस आंदोलन को ताकत दी। और आखिर में हम उस ऐतिहासिक पल को देखेंगे जब महाराष्ट्र स्टेट फाइनली बन। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये एक अलग मराठी स्पीकिंग स्टेट का आइडिया, ये सपना आया कहां से? देखिए, ये कोई अचानक यानी ओवरनाइट डिमांड नहीं थी। ये एक ऐसा ख्वाब था जो सालों से, डेकेड से लोगों के दिलों में पल रहा था, जिसके बीज बहुत पहले ही बो दिए गए थे। चलिए देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। अच्छा, इमेजिन कीजिए हम अर्ली 1900s में हैं। इंडिया पर ब्रिटिश रूल है और उस वक्त स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस यानी शासन की सुविधा के अनुसार बनाए जाते थे। लेकिन तभी 1911 में एक टर्निंग पॉइंट आया। ब्रिटिश ने पार्टीशन ऑफ बंगाल रद्द किया। तो एनसी केलकर जैसे थिंकर्स ने सोचा, अगर बंगाली आइडेंटिटी के लिए ये हो सकता है तो मराठी आइडेंटिटी के लिए क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि द एंटायर मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन शुड बी अंडर वन डोमिनियन, मतलब सारे मराठी बोलने वाले लोग एक ही शासन के अंदर आने चाहिए। फिर 1915 में लोकमान्य तिलक ने भी भाषा के आधार पर स्टेट रिकंस्ट्रक्शन यानी स्टेट्स को फिर से बनाने की मांग की। लेकिन उस वक्त देश का सबसे बड़ा गोल क्या था? बिल्कुल सही, इंडियाज इंडिपेंडेंस, आज़ादी। इसलिए ये डिमांड, जिसे हम लिंग्विस्टिक स्टेट यानी भाषाई राज्य की डिमांड कहते हैं, थोड़ी पीछे चली गई। द फ्रीडम स्ट्रगल वॉज द टॉप प्रायोरिटी। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं साल 1946 में। इंडिया अब आज़ादी के बहुत ही करीब है और आज़ादी की आहट के साथ ही संयुक्त महाराष्ट्र यानी यूनाइटेड महाराष्ट्र की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी। पहले बेलगांव में एक साहित्य सम्मेलन यानी लिटरेरी कॉन्फ्रेंस में इसका रेजोल्यूशन पास हुआ और फिर 28 जुलाई 1946 को मुंबई में महाराष्ट्र एकीकरण परिषद हुई, जिसके प्रेसिडेंट थे शंकर राव देव। वहां एक बहुत ही पावरफुल रेजोल्यूशन पास किया गया। उसमें साफ साफ कहा गया कि मुंबई, सेंट्रल प्रोविंसेस के मराठी एरियाज, मराठवाड़ा और गोवन तक यानी गोवा के सारे मराठी स्पीकिंग रीजन्स को मिलाकर एक स्टेट बनाया जाना चाहिए। ये सिर्फ बॉर्डर चेंज करने की बात नहीं थी, ये एक भाषा और कल्चर से जुड़े लोगों को एक एडमिनिस्ट्रेटिव छत के नीचे लाने की पुकार थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सपनों को हमेशा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। जब आज़ाद इंडिया की सरकार बनी और ये डिमांड उनके सामने रखी गई तो उनका रिस्पॉन्स एक बहुत बड़ा सेटबैक साबित हुआ। यहाँ से शुरू हुई शुरुआती असफलताओं यानी फर्स्ट फेलियर्स की कहानी, जिसने आगे एक बड़े संघर्ष की नींव रखी। सरकार ने इस मामले को स्टडी करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट कमिटीज बनाई। इनके नाम एग्जाम के लिए याद रखिए। पहली, जून 1948 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जस्टिस एस.के. धर के अंडर दर कमीशन बनाई। इस कमीशन ने भाषा के आधार पर स्टेट बनाने के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। इससे लोगों में बहुत निराशा हुई। तो कांग्रेस पार्टी ने खुद एक हाई प्रोफाइल कमेटी बनाई, द जेवीपी कमेटी। इसका नाम इसके 3 बड़े मेंबर्स के इनिशियल्स पर था, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया। इस कमेटी ने माना कि हाँ, इन प्रिंसिपल भाषा के आधार पर स्टेट का कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन अभी देश नया नया आज़ाद हुआ है, सो दिस इज नॉट द प्रॉपर टाइम। सोचिए कितनी फ्रस्ट्रेशन हुई होगी। लोगों को लगा कि उनके अपने ही लीडर्स उनकी एस्पिरेशंस को, उनकी उम्मीदों को नहीं समझ रहे हैं। ये मूवमेंट के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन इस निराशा के बीच एक उम्मीद की किरण आई, और वो भी कहां से? खुद मुंबई से। लीडर और राइटर आचार्य आत्रे ने मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एक प्रपोजल रखा कि मुंबई को संयुक्त महाराष्ट्र का हिस्सा बनाया जाए। और गेस व्हाट? इट पास्ड। 50 वोट्स इन फेवर, 35 अगेंस्ट। ये एक बहुत बड़ी मॉरल विक्ट्री थी। क्यों? क्योंकि इसने ये साबित कर दिया कि मुंबई शहर के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स यानी मुंबई की जनता महाराष्ट्र में शामिल होना चाहती थी, भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए तैयार ना। फिर आया एक और बॉम्बशेल।
सरकार ने स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने के लिए एक स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई, जिसके हेड थे जस्टिस फजल अली। इस कमीशन ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी, और इस रिपोर्ट ने तो आग में घी डालने का काम किया। इसने प्रपोज किया एक बाइलिंगुअल मुंबई स्टेट, यानी एक ऐसा बड़ा स्टेट जिसमें मराठी और गुजराती दोनों भाषा बोलने वाले लोगों को एक साथ क्लब कर दिया जाएगा। ये तो बिल्कुल उल्टा था। डिमांड थी एक यूनिलिंगुअल, यानी एक भाषी मराठी स्टेट की, और सोल्यूशन दिया जा रहा था एक दो भाषी स्टेट का। इस प्रपोजल से लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा फैल गया। अच्छा, आगे के प्रोटेस्ट को समझने से पहले एक बहुत ही क्रूशियल इंटरनल एग्रीमेंट को समझना जरूरी है, द नागपुर पैक्ट ऑफ 1953। ये एग्जाम के लिए शॉर्ट नोट का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, संयुक्त महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग रीजन्स थे, वेस्टर्न महाराष्ट्र, विदर्भा, मराठवाड़ा। विदर्भा के लोगों को डर था कि नए स्टेट में उनके साथ भेदभाव हो सकता है। इस डर को दूर करने और सभी मराठी लोगों को एकजुट करने के लिए यह पैक्ट साइन हुआ। इसमें विदर्भा को कुछ एश्योरेंसेस यानी विश्वास दिलाए गए, जैसे कि डेवलपमेंट के लिए बराबर पैसा मिलेगा, टेक्निकल एजुकेशन के लिए फाइनेंस होगा, सरकारी नौकरियों में पॉपुलेशन के हिसाब से आरक्षण होगा, और साल में एक असेंबली सेशन नागपुर में होगा। इस पैक्ट ने पूरे मूवमेंट को अंदर से मजबूत किया। तो अब नागपुर पैक्ट से अंदर की यूनिटी पक्की हो गई, और सरकार की रिपोर्ट से लोगों का गुस्सा बढ़ गया। अब ये आंदोलन मीटिंग रूम से निकलकर सड़कों पर आ गया। ये अब सिर्फ नेताओं की मांग नहीं रही, इट बिकेम अ फुल ब्लोन पब्लिक एजिटेशन, अ जन आंदोलन। ज़रा इमेजिन कीजिए मुंबई के कामगार मैदान का माहौल, हजारों की भीड़, हवा में गुस्सा और जोश, और उसी माहौल में लीडर शंकरराव देव एक पावरफुल डिक्लेरेशन करते हैं, वी विल अपोज द सेपरेशन ऑफ मुंबई फ्रॉम महाराष्ट्र अप टू आवर लास्ट ब्रेथ। हम अपनी आखिरी सांस तक मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने का विरोध करेंगे। ये शब्द मूवमेंट की स्पिरिट बन गए। ये अब एक पॉलिटिकल डिमांड नहीं, बल्कि एक इमोशनल लड़ाई, अपने अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी। और इस आंदोलन को जो चीज़ सच में एक जन आंदोलन बनाती है, वो था विमेन का इनक्रेडिबल यानी अद्भुत पार्टिसिपेशन। और ये सिर्फ फॉलोअर्स नहीं थीं, दे वर लीडर्स। सुमतिबाई गोरे, इस्मत चुगताई, दुर्गा भागवत जैसी बहुत सी महिलाएं इस आंदोलन में आगे आईं। हर तबके से, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ से औरतें इस लड़ाई में शामिल हुईं, और इससे ये साबित हो गया कि ये एक सच्चा पीपल्स मूवमेंट था। और फिर एक ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिक चीज हुई। सभी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ एक मंच पर आ गए। इमेजिन कीजिए, कम्युनिस्ट्स, सोशलिस्ट्स, जनसंघ, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी, जिनकी आइडियोलॉजीज, जिनकी सोच बिल्कुल अलग थी, उन सब ने अपने मतभेद भुलाकर संयुक्त महाराष्ट्र के कॉज के लिए हाथ मिलाया। कॉमरेड श्रीपाद अमृत दंगे की लीडरशिप में हुई इस मीटिंग ने इस आंदोलन को बहुत बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ दी। ये एक गेम चेंजर था। लेकिन जब आंदोलन इतना मजबूत हुआ तो उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ा। सरकार ने इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की। अब यह संघर्ष अपने सबसे मुश्किल और दर्दनाक फेज में एंटर करने वाला था। एक ऐसा दौर जिसमें बलिदान दिए गए, मार्टरडम हुआ। ये इस आंदोलन का सबसे कठिन समय था। अब यहां से चीजें बहुत तेजी से बिगड़ी। इसको एक चेन रिएक्शन की तरह समझे। एग्जाम में कॉज एंड इफेक्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। स्टेप 1, सेनापति बापट के नेतृत्व में विधानसभा तक एक विशाल मार्च निकाला गया। स्टेप 2, जवाब में उस वक्त के चीफ मिनिस्टर मोरारजी देसाई की सरकार ने उस पर बैन लगा दिया। स्टेप 3, जब लोग नहीं रुके तो पुलिस ने लाठीचार्ज और टीयर गैस का इस्तेमाल किया। स्टेप 4, लेकिन लोग डरे नहीं। उसी शाम इस पुलिस एक्शन के विरोध में कामगार मैदान पर 50,000 लोगों की एक जबरदस्त प्रोटेस्ट मीटिंग हुई। और स्टेप 5, 21 नवंबर 1955 को एक दिन की टोकन स्ट्राइक रखी गई। द कॉन्फ्लिक्ट वॉज नाउ ओपन। जब आंदोलन इतना बड़ा हो गया तो इसको एक ऑर्गेनाइज्ड डायरेक्शन देने के लिए एक सेंट्रल बॉडी की जरूरत थी। इसलिए संयुक्त महाराष्ट्र समिति बनाई गई ऑन 6 फरवरी 1956। ये इस आंदोलन की ऑफिशियल गाइडिंग फोर्स बनी। इसके प्रेसिडेंट थे कॉमरेड S.A. डांगे, जनरल सेक्रेटरी थे S.M. जोशी, और इसमें P.K. आत्रे, प्रबोधनकार ठाकरे जैसे कई दिग्गज नेता शामिल थे। इस समिति ने पूरे मूवमेंट को एक स्ट्रक्चर और लीडरशिप दी। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए इनके नाम याद रखिएगा। संघर्ष और तेज हुआ। जब ये साफ हो गया कि सरकार मुंबई को महाराष्ट्र में शामिल नहीं करेगी, तो प्रोटेस्ट और बढ़ गए। और इस दौरान स्टेट गवर्नमेंट के आदेश पर हुई पुलिस फायरिंग में 106 लोग शहीद हो गए। 106 पीपल। उन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र के लिए अपनी जान दे दी। दे बिकेम मार्टर्स। उन्हीं 106 शहीदों की याद में उनके बलिदान को ऑनर करने के लिए मुंबई के फ्लोरा फाउंटेन के पास यह हुतात्मा स्मारक बनाया गया। हुतात्मा का मतलब होता है मार्टर।
ये स्मारक सिर्फ एक स्टैचू नहीं है, ये एक पावरफुल रिमाइंडर है उस अल्टीमेट सैक्रिफाइस का, उस कुर्बानी का जो महाराष्ट्र स्टेट के लिए दी गई। लेकिन महाराष्ट्र के लिए ये लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं लड़ी जा रही थी। ये एक लड़ाई थी शब्दों की, आइडियाज़ की, दिलों और दिमागों की। और इस लड़ाई में सबसे पावरफुल हथियार थे द पेन एंड द वॉइस, यानी कलम और आवाज़। चलिए देखते हैं कि कैसे राइटर्स और आर्टिस्ट ने इस मूवमेंट में जान फूंक दी। उस दौर में न्यूज़पेपर्स जनता की आवाज बन गए। प्रबोधन, केसरी, सकल जैसे अखबारों ने लोगों को जागरूक किया। लेकिन एक न्यूज़पेपर सबसे आगे था, आचार्य अत्रेज मराठा। अपने फायरी आर्टिकल्स यानी जोशीले लेखों से अत्रे ने जनता में एक आग लगा दी। साथ ही एक यंग आर्टिस्ट बाला साहेब ठाकरे अपने पेन नेम मावला से पावरफुल कैरिकेचर्स बनाते थे, जो आम आदमी तक मूवमेंट का मैसेज बहुत असरदार तरीके से पहुंचाते थे। और ये आवाज़ सिर्फ शहरों तक नहीं रुकी, इसे गांव-गांव, कोने-कोने तक पहुंचाने का काम शायर्स ने किया। शायर्स यानी फोक आर्टिस्ट्स, जिन्होंने अपने गीतों और कविताओं से लोगों को जागरूक किया। लोक शायर अन्नाभाऊ साठे, शायर अमर शेख, शायर डीएन गवांकर जैसे कलाकारों ने अपनी कला से आम जनता में एक नई चेतना, एक नई अवेयरनेस लाई। उनके गीत इस आंदोलन का एंथम बन गए। इतने सालों के संघर्ष, बलिदान, डिटर्मिनेशन और इंतजार के बाद आखिरकार वो जीत का पल आ ही गया। सारे संघर्ष और बलिदान के बाद वो ऐतिहासिक पल आने वाला था, जब संयुक्त महाराष्ट्र का सपना हकीकत बनने वाला था। तो चलिए इस जीत के आखिरी कदमों को ट्रेस करते हैं। 1 नवंबर 1956 को लोगों के विरोध के बावजूद बायलिंगुअल मुंबई स्टेट बना दिया गया। लेकिन जनता ने अपना जवाब अगले साल इलेक्शंस में दिया। 1957 के इलेक्शंस में संयुक्त महाराष्ट्र समिति को शानदार जीत मिली। ये जनता का फैसला था, द पीपल्स वर्डिक्ट। फिर एक टर्निंग पॉइंट आया, जब प्रतापगढ़ में प्राइम मिनिस्टर नेहरू के सामने बहुत बड़े प्रदर्शन हुए। तब नेहरू को इस आंदोलन की गहराई और लोगों के सेंटिमेंट्स का आमने सामने एहसास हुआ। आखिरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। अप्रैल 1960 में पार्लियामेंट ने मुंबई रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया। And finally, on 1st May 1960, the state of Maharashtra was officially born. उस ऐतिहासिक सुबह 1 मई 1960 को मुंबई के राजभवन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑफिशियली महाराष्ट्र स्टेट के बनने का ऐलान किया। और इस नए स्टेट की जिम्मेदारी महाराष्ट्र के पहले चीफ मिनिस्टर के रूप में यशवंतराव चव्हाण ने स्वीकार की। ये एक लंबे और कठिन सफर का अंजाम था। ये इस बात का सबूत था कि जनता की इच्छा शक्ति के सामने कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एक सपना जिसे लाखों लोगों ने मिलकर अपने संघर्ष और बलिदान से हकीकत में बदल दिया। This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity. Like, share, subscribe, and press the bell icon for further notifications.